Hello students, we are studying the third level and this is the final part of the third level. We start chapter number 1. Before I begin with the text, I would like you to have a recapitulation of the story that we have already covered. In the very beginning of the story, we get to know that there are 2 levels at the Grand Central Station, New York. But जो चार्ली प्रोटैगोनिस्ट है हमारी स्टोरी का, उसका दावा है कि वहां पर 2 नहीं 3 लेवल हैं. चार्ली 31 इयर्स ओल्ड मैन है जिसने लुइसा से शादी की है. उसकी पत्नी का नाम लुइसा है. चार्ली यह भी मानता है कि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर बहुत बार रास्ता भटका है और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा है कि वह हर बार नए डोरवेज से और नए कॉरिडोर से टकराता रहता है. हर बार उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक नया अनुभव हुआ है. उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत बड़े पेड़ की तरह लगता है जिसके अंदर से लगातार नए नए टनल्स, नए नए कॉरिडोर्स निकलते रहते हैं, जैसे पेड़ के अंदर से रूट्स और ब्रांचेस निकलती हैं. वह बताता है कि एक बार ही गोट इनटू अ माइल लॉन्ग टनल एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल. एक बार और की घटना का वो जिक्र करते हुए कहता है कि एक बार वो एक बिल्डिंग के ऑफिस में आकर निकला. निश्चित ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली दावा करता है कि वहां पर 3 लेवल हैं. उसने तीसरे लेवल के बारे में अपने दोस्त से बात की. चार्ली तीसरे लेवल को लेकर इतना ज्यादा पगला गया था कि उसकी पत्नी को उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा, जो कि उसका ही दोस्त है. साइकेट्रिस्ट, जिसका नाम सैम है, ने कहा कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक वहम है जो कि चार्ली अपने दिमाग में लेकर घूम रहा है. और इस वहम को उस साइकेट्रिस्ट यानी कि सैम ने डे ड्रीमिंग कहा. डे ड्रीमिंग. इसे एक्सप्लेन करते हुए उसने उसे बताया कि वह अपनी प्रेजेंट वरीज का सामना नहीं कर पा रहा है. उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम से भागने के लिए थर्ड लेवल की कल्पना कर रहा है. उसने बताया द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, टेंशन एंड वरीज. और इन टेंशन, फियर और वरीज से भागने के लिए, एस्केप करने के लिए चार्ली ने थर्ड लेवल का सहारा लेना शुरू कर दिया है. मीन्स द थर्ड लेवल प्रोवाइडेड हिम एन एग्जिट फ्रॉम हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. सैम ने चार्ली को उसकी एक हॉबी के बारे में, जो कि स्टैम्प कलेक्ट करने की है, बताया कि यह हॉबी भी उसी का एक पार्ट है, एस्केपिज्म का एक पार्ट है. तुम एस्केप करना चाहते हो प्रेजेंट स्टेट से, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्ट भी करते हो. इट इज अ टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम योर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. हालांकि चार्ली उसकी इस बात से सहमत नहीं हुआ. चार्ली ने अपने डिफेंस में कहा कि उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और उसके दादाजी के समय पर जो उसके आसपास का माहौल था वो बहुत पीसफुल था. उसके दादाजी को किसी भी चीज से एस्केप करने की जरूरत नहीं थी. साथ ही में चार्ली ने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का भी एग्जाम्पल दिया कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे. तो क्या प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये हॉबी डेवलप की अपने अंदर? देन लेकिन ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो गई जब कुछ दिन बाद चार्ली और उसकी पत्नी दोनों ने
थर्ड लेवल को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी पत्नी को भी विश्वास था कि थर्ड लेवल वास्तव में था। और यह विश्वास उसकी पत्नी को कहां से आया? कुछ दिन बाद वही दोस्त सैम, जो ये दावा कर रहा था कि थर्ड लेवल नहीं है, वह अचानक से गायब हो गया। और उसके गायब होने के बाद चार्ली ने अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि इस समय सैम थर्ड लेवल से होकर जेल्सबर्ग पहुंच गया है, वो भी 1894 में टाइम ट्रैवल करते हुए। इस समय सैम पास्ट में जा चुका है 1894 में, और वो इस समय जेल्सबर्ग के अंदर मौजूद है, जहां पर कि चार्ली जाना चाहता था। कुछ सबूत भी चार्ली ने अपनी पत्नी को दिखाए, ये कन्विंस करने के लिए कि वास्तव में सैम इस समय पास्ट में मौजूद है, और सैम चाहता है कि हम भी पास्ट में जाएं। अब हम कहानी को इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में सैम पास्ट में जा चुका है? क्या चार्ली का दावा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है ये सही है? क्या वो सैम विनर, वो सैम जो एक साइकेट्रिस्ट है प्लस चार्ली का दोस्त है, उसने थर्ड लेवल को वास्तव में ढूंढ लिया है? क्या चार्ली थर्ड लेवल पर जा पाएगा? Now we will cover these facts in the story and conclude it with logics. Let's read the story now. But before I begin with the text, I would suggest you to go back and watch the previous videos of this lecture. Then only you will be able to comprehend this lecture properly. अगर आपने इस कहानी का पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लें, क्योंकि वहां से आगे ही मैं इस कहानी को शुरू कर रहा हूं, टेक्स्ट को शुरू कर रहा हूं। लेट्स बिगिन। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। हम जानते हैं कि चार्ली को शौक है स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो उन्हीं स्टैम्प्स जितने भी कलेक्ट किए हैं, जितने भी उसके पास फर्स्ट डे कवर्स हैं, मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं प्रीवियस वीडियो में, तो जो उसके पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, उन्हीं फर्स्ट डे कवर्स के बीच में उस रात आई फाउंड वन, मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। मुझे वो फर्स्ट डे कवर वहां पर मिला जिसके वहां होने की लीस्ट पॉसिबिलिटी थी, वो वहां होना ही नहीं चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन जेल्सबर्ग। ये वहां पर मौजूद था क्योंकि किसी ने इस फर्स्ट डे कवर को मेल किया था। मेल मीन्स पोस्ट किया था। और किसे पोस्ट किया था? टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को। मुझे पोस्ट नहीं किया था, मेरे दादाजी को पोस्ट किया था। एट हिज होम, उनके घर पर। मेरे दादाजी के कहां पर है इनके दादाजी का घर? जेल्सबर्ग में, ऑफ कोर्स। इसके दादाजी जेल्सबर्ग में रहते थे, तो जेल्सबर्ग के एड्रेस पर उस लेटर को पोस्ट किया गया था किसी के द्वारा। दैट वॉज वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, उस एनवेलप के ऊपर वही एड्रेस डला हुआ था, यानी कि उसके दादाजी का एड्रेस उस एनवेलप के ऊपर डाला गया था और उसे पोस्ट किया गया था उसके दादाजी के एड्रेस पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उसके दादाजी को ये एड्रेस उसका एड्रेस था, ये उसके दादाजी का एड्रेस था, तो उसके पास कैसे पहुंचा? हम कहानी में पहले पढ़ चुके हैं कि उसके दादाजी का जो भी कलेक्शन था वो सारे का सारा ही इनहेरिटेड। दादाजी के जितने भी स्टैम्प्स थे, जितने भी एनवेलप्स थे, वो सारे के सारे चार्ली को मिल गए थे, चार्ली को दे दिए थे दादाजी ने। तो जो भी उसके दादा को मेल किया गया होगा वो बाय डिफॉल्ट आ गया होगा चार्ली के पास, इसलिए चार्ली के पास वो मौजूद था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो दादाजी के कलेक्शन में था कब से? 18 जुलाई
4 से। इसी टाइम पर 1894 में ही हम पहले पढ़ चुके हैं कि सैम जेल्सबर्ग में मौजूद है। यहां पर और वहां पर दोनों में ह्यूज टाइम डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है। तो इस समय 1894 में सैम मौजूद है वहां पर जहां चार्ली के दादाजी रहा करते थे, और उनके एड्रेस पर एक लेटर भेजा गया है, जिस लेटर को इस समय पाया है चार्ली ने अपने कलेक्शन के अंदर। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो मोहर लगी हुई थी उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की, उससे पता चलता था कि 18 जुलाई 1894 में सेंड किया गया था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल, हालांकि मुझे इस लेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपसे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने कलेक्शन में इस लेटर को। ये लेटर बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा था अपने सामने। द स्टैम्प वो जो 6 सेंट, और जो स्टैम्प लगा हुआ था उसके ऊपर वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, काफी डल था, फेडेड था, विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की लगी हुई थी। बहुत ही पुराना स्टाम्प था। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. Naturally, स्वभावतः जब वो एनवेलप आया होगा उसके दादाजी के पास मेल से, तो वो सीधा दादाजी से होते हुए पहुंच गया होगा उसके कलेक्शन में, चार्ली के कलेक्शन में, और तब से वो उसी के कलेक्शन में पड़ा हुआ होगा। टिल आई टुक इट आउट, वो तब तक वहीं पड़ा रहा जब तक कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, एंड ओपन इट, और उसे खोल कर नहीं देखा। फिर मैंने उस एनवेलप को बाहर निकाला और खोल कर देखा। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन जो उस एनवेलप के अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, वो खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। आमतौर पे क्या होता था, जितने भी फर्स्ट डे कवर हुआ करते थे उन फर्स्ट डे कवर्स के अंदर जो पेपर डाला जाता था वो ब्लैंक डाला जाता था, उस पर कुछ नहीं लिखा जाता था सभी फर्स्ट डे कवर्स के अंदर। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर अब इसे मिला है अपने दादाजी के कलेक्शन से होते हुए जो इसके कलेक्शन में पहुंचा है, उस पर उसके अंदर जो पेपर है वो ब्लैंक नहीं है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट रेड, इस पर लिखा हुआ था, सबसे पहले तो एड्रेस लिखा हुआ था जो कि एक लेटर का फॉर्मेट होता है, 941 विलियर्ड स्ट्रीट जेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, और चार्ली नाम दिया गया है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लेटर लिखा जा रहा है 18 जुलाई 1894 में। ऑफ कोर्स उस समय तो चार्ली मौजूद नहीं रहा होगा वहां पर, तो ये लेटर आखिर चार्ली के नाम कैसे लिखा गया? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट मस्ट बी लिंगरिंग इन योर हेड। हम ये सारे क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ द चैप्टर विल बी कवरिंग, तो हैव पेशेंस और आप देखते रहिए कि कैसे लॉजिकली हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो 941 विलियर्ड स्ट्रीट जेल्सबर्ग, ये उस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर जेल्सबर्ग में भेजा गया था। 18 जुलाई को भेजा गया था, 1894 को भेजा गया था, लेकिन किसे एड्रेस किया गया था? चार्ली को। लिखा हुआ था उसके अंदर, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मेरी इच्छा होने लगी थी कि काश तुम सही हो। चार्ली को कोई कह रहा है, मैं ये चाहने लगा था, मेरे मन में ये भाव उठने लगे थे कि काश तुम सही हो, तुम ठीक निकलो। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैंने ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुम ठीक थे, तुम वास्तव में सही थे। एंड चार्ली, इट वॉज ट्रू, और चार्ली ये सच निकला, तुम ठीक थे, तुम्हारी बात एकदम सही निकली चार्ली। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है, मैंने तीसरा लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए मुझे वहां रहते हुए, पिछले 2 हफ्ते से मैं वहीं हूं, वहीं रह रहा हूं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और वहां गली में, यहां गली में, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई वहां पर गली के अंदर पियानो बजा रहा है। इस समय वो डिस्क्राइब कर रहा है उस पूरे प्लेस को, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर कैसा माहौल है, कितनी शांति है, कितना सीरीन एटमॉस्फेयर है, ये सब कन्वे करने की कोशिश कर रहा है इस लेटर में। एंड देयर आर
excuse me, playing a piano, and there they are all out on the front porch seeing Nelly Holmes. और वो सभी लोग बाहर बैठे हैं सामने पोर्च में, फ्रंट पर पोर्च में, और बैठकर वो अपने लोकगीत गा रहे हैं. सिंगिंग एंड सीइंग नेली होम्स फोक सॉन्ग्स. वो वहां बैठकर अपने जो भी फोक सॉन्ग्स हैं उन्हें गा रहे हैं. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड. और मुझे यहाँ पर लोगों ने इनवाइट किया है शरबत पीने के लिए, लेमनेड पीने के लिए. इट्स अ बेवरेज, लेमनेड. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा. आ जाओ यहीं पर चार्ली, वापस आ जाओ लौटकर यहीं पर चार्ली और लुइसा. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. ढूंढना बंद मत करना, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए थर्ड लेवल. इट इज वर्थ इट. यकीन मानो ये ढूंढने के लायक है. बिलीव मी, मेरा भरोसा करो. द नोट इज साइंड सैम. और उस नोट के ऊपर, उस लेटर के ऊपर जो साइन हो रखे थे वो सैम के हो रखे थे, यानी कि सैम ने ये लेटर लिखा था. What does this mean? इसका मतलब ये है कि सैम ने ये लेटर 18 जुलाई 1894 में जैल्सबर्ग से चार्ली के लिए लिखा है. और वो चाहता है कि चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दोनों थर्ड लेवल को ढूंढें और उसके पास वहां पर पहुंच जाएं जहां पर बेहद शांति है, कोई चिंता नहीं है, लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, गाने गा रहे हैं, आराम कर रहे हैं. तो उस जगह को डिस्क्राइब करते हुए चार्ली को अपील की है सैम ने कि तुम इसे ढूंढते रहो और मुझ तक पहुंच जाओ, मैं यहां मौजूद हूं थर्ड लेवल पर, थर्ड लेवल से होते हुए जैल्सबर्ग में. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. उसके बाद मैं गया कॉइन स्टोर पर जहां से पहले चार्ली पैसे बदल चुका था. उसी स्टोर पर चार्ली दोबारा गया और वहां पर जाकर उसे पता चला कि सैम भी वहां पर आया था और उसने $800 की करेंसी को बदला, पुरानी करेंसी से बदल दिया. नई करेंसी को सैम ने भी जाकर पुरानी करेंसी से बदला. और कितनी करेंसी? $800. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that is what he really wished he could do. And he certainly cannot go back to his old business. This line is a bit important to understand because it calls for certain amount of explanation. That ought to set him up, इतना काफी होता उसके लिए. कितने काफी होते? ₹800 की करेंसी को पुरानी करेंसी से बदलकर जो करेंसी उसे मिलती, उतना पैसा उसके लिए काफी होता एक बिजनेस सेटअप करने के लिए. कौन सा बिजनेस सेटअप करना? लिटिल है, वो भूसे का बिजनेस करना चाहता था. क्या कमाल का बिजनेस चुना है उसने. जो भूसा होता है, जानवरों का चारा होता है, फीड एंड ग्रेन, भूसा और जानवरों का चारा, इसका बिजनेस वो करना चाहता था. वो खलचूरी की दुकान खोलना चाहता था वापस जाकर पास्ट में जैल्सबर्ग के अंदर. और ये पैसा काफी था उसके इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उस समय वहां पर. He always said, वो हमेशा कहता था, that is what he really wished he could do, कि यही उसकी इच्छा थी, ये बड़ी तीव्र इच्छा थी उसकी कि वो ये जानवरों के चारे की बिजनेस को शुरू कर सके पास्ट में जाकर वहां पर. एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक. और वास्तव में टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपना वो बिजनेस पुराने वाला कर नहीं सकता था जो यहां पर कर रहा था. यहां पर क्या बिजनेस था उसका? ऑफ कोर्स ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट. और साइकेट्रिस्ट की वहां जरूरत किसी को पड़ने वाली थी नहीं, क्योंकि सब लोग मेंटली फिट थे, बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून था वहां पर, कोई पागल नहीं था वहां. तो उसके पास कौन आता? भूखा मर जाता. तो उसे कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना था जो उस समय चल पाता. उस समय जानवरों के चारा, जानवरों को खिलाने का जो भी सामान था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी. तो वो वही बिजनेस पास्ट में जाके करना चाहता था. उसका साइकेट्रिक का काम नहीं चलने वाला था वहां पर, इसीलिए यही काम शायद उसने वहां शुरू कर दिया होगा पास्ट में जाकर. नॉट इन जैल्सबर्ग, इलियनस इन 1894. ये काम, साइकेट्री का काम उसका नहीं चलता जैल्सबर्ग के अंदर, इलियनस में 1894 में. हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट. क्योंकि ये वही सैम है ना, ये बता रहा है. क्योंकि ये क्यों काम नहीं चलता उसका? ये क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था, और साइकेट्रिस्ट वो वहां पर जाकर नहीं बन सकता था, वहां कोई उसके पास मरीज आता ही नहीं, इसलिए उसका ये काम वहां चलने वाला नहीं था, बस यही चलने वाला था. तो वहां जाकर उसने क्या काम किया? वहां पर उसने हे,
फीड एंड ग्रेन बिजनेस शुरू किया। नाउ वी आर लेफ्ट विद अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल तो यह है, क्या वास्तव में सैम पास्ट में पहुंच गया है? और अगर सैम पास्ट में नहीं पहुंचा है तो सैम इस समय कहां मौजूद है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये लेटर सैम ने भेजा है, डज इट रियली एग्जिस्ट? क्या इसका कोई अस्तित्व है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि सैम ने ये लेटर 1894 में लिखा हो? और अगर 1894 में लिखा तो वो किस तरह से चार्ली के पास पहुंचा? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू कवर। मैं एक एक करके आपको चीजें लॉजिकली समझाता जाता हूं, क्योंकि राइटर ने अब्रप्ट एंडिंग दी है। रीडर्स को ये सोचने के लिए छोड़ दिया है कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सही आंसर्स क्वेश्चंस के क्या होने चाहिए। आप खुद कंक्लूड करेंगे, खुद आइडिया लगाएंगे कि हाँ शायद ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। तो व्हाट माय परसेप्शन इज, आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू with the theories or with the ideas that I have in my head. So be patient and listen to the theories I'm giving you now. So सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या वो लेटर रियल था? क्या थर्ड लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है? तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। हाँ, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और फिर हम इसे लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये कि नहीं, थर्ड लेवल बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हम लॉजिकली ये प्रूव करेंगे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 1, हाँ थर्ड लेवल था और लेटर रियल था। लेट्स सी कैसे। देखिए, इंस्पायर्ड बाय द चार्लीज स्टोरी एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, सैम वॉज ईगर टू इन्वेस्टिगेट इफ द थर्ड लेवल एग्जिस्ट और नॉट, और इट वॉज ए फैंटेसी woven by Charlie's mind to escape reality. Means, जब चार्ली ने अपनी पूरी कहानी आके सैम को सुनाई थर्ड लेवल के बारे में, तो सैम थोड़ा सा ईगर हो गया उस थर्ड लेवल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो जानना चाहता था कि थर्ड लेवल वास्तव में है या नहीं है, या सिर्फ ये एक इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। जैसा कि उसने कहा था चार्ली से कि दिस इज नथिंग बट अ वे टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। सैम वहां से अपने क्लिनिक से निकला पूरी तरह तैयार होकर कि वो जानकर रहेगा कि वास्तव में थर्ड लेवल है या नहीं, वो खुद ढूंढेगा जाकर। तो ही टर्न्ड आउट ऑल प्रिपेयर्ड विद सम 800 ओल्ड करेंसी, क्योंकि वो नहीं चाहता था, सैम ये नहीं चाहता था कि उसके साथ भी वही हो जो चार्ली के साथ हुआ था, कि वो वहां गया लेकिन उसके पास उस समय करेंसी नहीं थी तो वापस लौट आया, फिर उसे थर्ड लेवल नहीं मिला। इसीलिए सैम पहले से तैयार होकर गया, उसने 800 ओल्ड करेंसी बाय की टू सर्च आउट द थर्ड लेवल, और फिर उसके बाद ही फाउंड इट एंड डिसअपियर्ड, उसे वो मिल गया और वहां से वो गायब हो गया। अब जब वो वहां पहुंचा, नाउ ही वांटेड टू इन्फॉर्म अबाउट इट टू चार्ली। अब वो वहां पहुंचकर बताना चाहता था ना चार्ली को कि हाँ मैं पहुंच गया हूं, बट बताने के दो ही तरीके थे, या तो वो वहां से थर्ड लेवल को छोड़कर वापस आए और आकर चार्ली से मिले, लेकिन इन केस वो ऐसा करता है तो थर्ड लेवल दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसके अंदर एक डर है। सो ही कैन नॉट लीव थर्ड लेवल, सो ही डिसाइडेड टू मेल हिम। उसने डिसाइड किया कि मैं उसे लिखूंगा, मैं लेटर लिखूंगा चार्ली के लिए। सिंस सैम वॉज ट्रांसफर टू 1894, ये हमें पता है, थर्ड लेवल से होकर सैम पहुंच गया 1894 में, तो चार्ली माइट नॉट इवन एग्जिस्ट। उस समय तो चार्ली होगा भी नहीं, 1894 में कहां पैदा हुआ होगा चार्ली। तो उसने क्या किया, ही पोस्टेड अ स्टाम्प टू हिज ग्रैंडफादर। उसके दादाजी उस समय मौजूद थे 1894 में, तो उसने वो स्टाम्प, वो लेटर उसके दादाजी को पोस्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके दादाजी स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड दिस स्टैम्प कलेक्शन वुड बी एक्वायर्ड बाय चार्ली इन द रियल वर्ल्ड। और यही वास्तविक दुनिया में जो भी लेटर, जो भी एनवेलप्स, जो भी स्टाम्प्स उसके दादाजी के पास हैं
1894 में, वो सब वास्तविकता में जाने वाले हैं किसके पास? चार्ली के पास। तो अगर वो लेटर दादाजी को डालता है तो फाइनली अपने आप ही पहुंच जाएगा चार्ली के पास। दो दिस डज नॉट हैपन इन रियल वर्ल्ड, हालांकि ऐसा सच में होता नहीं है, बट सिंस द स्टोरी इज अ फैंटेसी, ये पूरी कहानी एक फैंटेसी है, टाइम ट्रेवल बेस्ड है, तो हम सिर्फ लॉजिकली इस चीज को इस तरह से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही पोस्टेड टू हिज ग्रैंडफादर, as he knew grandfather collects these stamps and this stamp collection would be acquired by Charlie in the real world. So the stamp went to grandfather's collection and in turn went to Charlie, so the letter was real. इस तरीके से लेटर रियल हो गया। Got it? हम किस तरह से लेटर को रियल प्रूव कर सकते हैं? So I think it is clear that Charlie got that letter only when Sam sent it to him. He did not receive it until Sam actually went to 1894. क्योंकि चार्ली ने कहा ना कि मुझे इससे पहले मिला ही नहीं था ये, तो मिलता कैसे? तब तक वो पोस्ट ही नहीं हुआ था। चार्ली को तभी वो लेटर मिला जब सैम पहुंच गया 1894 में और उसने उसके दादाजी को डाला, तो वो अपने आप उसके कलेक्शन में पहुंच गया। इस तरीके से उसे वो लेटर मिला। दिस वॉज द वन पार्ट, वन साइड ऑफ द स्टोरी, जिसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो लेटर रियल था। अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, लेटर रियल नहीं था, इट वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, लेट्स बी रियल। अब हम थोड़ा रियल होने की कोशिश करते हैं, फैंटेसी से बाहर आते हैं और वास्तविकता से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है लाइफ में, ये सिर्फ एक कल्पना थी। नो, द लेटर वॉज नॉट रियल। हाउ? सैम वॉज अ डे ड्रीमर and he created a world of past which never existed. ये हमें पता है। सैम एक डे ड्रीमर था और उसने एक ऐसी दुनिया पास्ट की निर्मित कर ली थी जो कहीं थी ही नहीं। He was already under treatment for this hallucination. ये हम जानते हैं कि वो सैम से ट्रीटमेंट ले रहा था अपने इस हेल्यूसिनेशन का, जो वो देख रहा था थर्ड लेवल को बार बार। उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी और उसकी जो वाइफ थी, she was regularly taking him to Sam for his treatment. उसकी वाइफ नियमित रूप से सैम के पास उसे लेके जाती थी ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? टू डिसइल्यूजन हिम, ताकि वो उस भ्रम से बाहर आए जिस भ्रम में वो जी रहा था थर्ड लेवल के। लेकिन चार्ली ये बात मानने को ही तैयार नहीं था कि वो इल्यूजन था। तो सैम ने ये प्रूव करने के लिए $800 की करेंसी की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी और फिर उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को एक्सप्लोर किया विद चार्ली। चार्ली को साथ लेकर गया कि चल, तुझे यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चल, ये मैंने खरीद लिया यहां से और मुझे लेकर चल। चार्ली को लेकर गया, बट देयर वाज नथिंग लाइक थर्ड लेवल, लेकिन वहां थर्ड लेवल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। सैम रिटर्न फ्रॉम देयर होपिंग दैट इट वुड हेल्प चार्ली। सैम वहां से लौट आया ये उम्मीद करते हुए कि भाई हाँ, ये ठीक है, अब थोड़ा चार्ली को यकीन आएगा कि नहीं, कोई थर्ड लेवल नहीं है। बट लेकिन इंप्रूव होने के बजाय इस घटना के बाद जहां चार्ली के अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए था, दिस इंसिडेंस हैड अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन चार्ली। चार्ली के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर हुआ। He became so unstable that he started visiting Grand Central Station quite often. क्या किया उसने? उसकी कंडीशन इतनी अनस्टेबल हो गई कि वो और ज्यादा जाने लगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब चूंकि वो जाता था तो उसकी वाइफ के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसकी वाइफ को उसके साथ जाना पड़ता था। वो दोनों अब लगातार ढूंढ रहे थे, हालांकि उसकी पत्नी नहीं ढूंढ रही थी, वो उसके साथ जाना पड़ता था उसे, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो चुकी थी कि लुइसा के पास कोई चॉइस नहीं थी उसे सपोर्ट करने के अलावा। वो वहां जाता था तो उसके साथ चली जाती थी। दस सैम को लगा कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उसके ऊपर वो खतरनाक है, उससे इसकी हालत और बिगड़ रही है। ये बस ये यकीन ही करना चाहता है कि थर्ड लेवल है। अगर इसे हमने इस यकीन से हटाने की कोशिश की तो शायद ये पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो सैम ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट रोक दिए एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू अलाउ हिम टू मेक पीस विद हिज इमेजिनेशन फॉर सम टाइम। और उसने
उसकी पत्नी से कहा कि ठीक है, अगर इसे अपनी इस कल्पना में ही शांति मिलती है तो इसे कल्पना करने दो, इसको इसमें सपोर्ट करो। और सैम स्टॉप्ड मीटिंग हिम, सैम ने अब उससे मिलना बंद कर दिया, क्योंकि सैम का तो ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा था ना, तो सैम ने उससे मिलना बंद कर दिया। एज हिज ट्रीटमेंट वॉज प्रूविंग डेंजरस फॉर हिज फ्रेंड्स लाइफ, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट और नहीं करूंगा, इसे ऐसे ही थोड़ा जीने दो। और चार्ली को यही अपॉर्चुनिटी मिली अपने उस बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। अब चार्ली से चूंकि वो मिल नहीं रहा है, कौन नहीं मिल रहा है? सैम। तो चार्ली ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि सैम गायब हो गया है। He himself wrote the letter, उसने खुद एक लेटर लिखा एंड पुट इट इनटू द फर्स्ट डे कवर दैट बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर। और उसके घर पर जो पहले से ही बहुत सारे फर्स्ट डे कवर रखे हुए थे उसके दादाजी के टाइम के, उसके अंदर उसने एक लेटर लिख के डाला, खुद ही उसने लेटर लिख के उस एनवेलप के अंदर डाल दिया। और ये प्रूव करने लगा कि देखो, सैम ने 800 की करेंसी भी खरीदी, लोगों से ये बताने लगा कि 800 रुपीज आप जाके दुकान पे पता कर लो। उसने 800 रुपीज की करेंसी खरीदी है। सैम इस समय गायब है, वो 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और उसने मुझे लेटर भी लिखा है, जो कि लेटर खुद चार्ली ने खुद के लिए लिखा था। He started telling people that his friend himself has found the 3rd level and his wife too is supporting him। और साथ में ये भी बता रहा है सबको, देखो मैं और मेरी वाइफ जाके रोज ढूंढ रहे हैं, मेरी वाइफ को भी भरोसा है। तो here what do we know actual through this story is कि वो मेंटली इतना अपसेट है कि वो किसी भी कीमत पर खुद को दूसरों को यकीन दिलाना चाहता है कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। उसके लिए वो दुनिया भर की कहानियां कुकअप करता है, वो सबूत इकट्ठे करता है, और अगर उसे उस चीज से अलग हटाने की कोशिश की जाती है तो हिज कंडीशन स्टार्ट्स गेटिंग वर्स फ्रॉम बैड। That is what the story is. We have certain questions, but the video is becoming a bit longer, so we will be covering rest of the things or notes in another video. Thank you.